अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 10th पार्शियल फ्रिक्शन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एक डेफिनेशन है, डिफाइन द पार्शियल फ्रिक्शन गिवन वन एग्जांपल। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो द सिंगल फ्रिक्शन that is simplified form of the given frictions is known as resultant friction, while given friction are called a partial friction. इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं सबसे पहले इसकी एग्जांपल को लेकर आता हूँ। एग्जांपल के अंदर उन्होंने हमें दिया हुआ है 1/x - 1 - 2/x + 1 एंड 4/x आर द कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स हैं, किससे हमने निकाले हैं? 3x² + 3x - 4/x × x - 1 × x + 1 से। तो अब इसके अंदर ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये हमारे पास असल में है रिजल्टेंट फ्रिक्शन। ये हमारे पास है रिजल्टेंट फ्रिक्शन। और इससे जो हमने रिजल्ट्स निकाले, इससे जो हमने फ्रिक्शंस निकाली हैं, जो इससे हमने इसके जो कंपोनेंट बने हैं वो ये हैं, ये है और ये है। ये असल में क्या चीज़ हैं? इसकी फ्रिक्शंस के सेट है। फ्रिक्शंस के जो इससे हमने निकाली है ना, ये उससे हमने फ्रिक्शंस का सेट निकाला है। और ये जो सेट हमने निकाला ना, इस सेट को कहा जाता है पार्शियल फ्रिक्शन। ठीक है जी, इस सेट को हम क्या कहते हैं? पार्शियल फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसको हमने क्या कहना होता है? रिजल्टेंट फ्रिक्शन। ठीक है जी। अच्छा, तो मैं फिर डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। द सिंगल फ्रिक्शन, ये जो सिंगल फ्रिक्शंस हैं, डेट आर सिंप्लीफाइड ऑफ द गिवन फ्रिक्शन इज नाउ एज रिजल्टेंट फ्रिक्शन। ये कहाँ से निकाली गई हैं? रिजल्टेंट फ्रिक्शन से निकाली गई हैं। which given a friction are called a partial friction। जो इससे हमने फ्रिक्शंस निकाली हैं उसको क्या कहा जाता है? पार्शियल फ्रिक्शन कहा जाता है। डिफाइन अ रैशनल फ्रिक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रैशनल फ्रिक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि रैशनल फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है। अब जो रैशनल, हमें पता है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म के अंदर लिख सकते हो, यानी कि बटे के अंदर, बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहा जाता है। और रैशनल नंबर भी कहते हैं और रैशनल फ्रिक्शन। अब इसी चीज़ को उन्होंने रैशनल फ्रिक्शन, उन्होंने कहा कि द क्वोशंट्स ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स। हमारे पास क्वोशंट है दो पॉलिनोमियल्स का, P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर Q इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा Q इज नॉट इक्वल टू 0 विद नो कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड ए रैशनल फ्रिक्शन। इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसकी अभी एग्जांपल्स नीचे लिखी गई हैं। x² + 1/2x + 3, 2x - 5/x² + 4 एंड 3/x + 1। ये तीनों की तीनों क्या है? इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऊपर जो हमारे पास वैल्यू है और नीचे जो वैल्यूज़ है वो ये आपस में किसी भी लिहाज से कट नहीं सकती। ठीक है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर चले जाते हैं, इसके अंदर भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और ये किसके अंदर, किस फॉर्म के अंदर है? P/Q की फॉर्म के अंदर है। और इसके अंदर भी देख लो, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिसे हम काट के वो सिंप्लीफाई करके वो एक ही फॉर्म के अंदर फ्रिक्शन को ख़त्म करके लिख दें। तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जिससे फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, तो ये थी हमारी डिफाइन द रैशनल फ्रिक्शन कि व्हाट इज़ अ प्रॉपर रैशनल एंड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रिक्शन। आपने रैशनल के लफ्ज़ से परेशान नहीं हो जाना, आपकी बुक के अंदर रैशनल नहीं लिखा होगा। ठीक है, लेकिन मैंने इसे इसलिए लिखा है कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि रैशनल भी लग सकता है। ठीक है, अगर ये बुक के अंदर रैशनल नहीं लिखा होगा तो आप बेशक ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रैशनल के बगैर भी यही डेफिनेशन है। वो ये भी केवल ये भी अगर केवल यही लिख देना कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, डिफाइन व्हाट इज़ अ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, तब भी इसका यही डेफिनेशन बनती है। अच्छा, प्रॉपर फ्रिक्शन
और इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। पहले तो आप प्रॉपर फ्रिक्शन के अंदर देखें कि पहले अब बेसिक कंसेप्ट की तरफ आते हैं। प्रॉपर फ्रिक्शन के अंदर ऐसे होता है कि इसके अंदर जो है ना, अब यहाँ पर कोई चीज़ मौजूद नहीं है। जहाँ पर कोई चीज़ मौजूद ना हो वहाँ पर क्या चीज़ होती है, वन। अगर वन मौजूद है तो वन एक्स की पावर अगर हम ज़ीरो ले लें वो किसके बराबर हो जाएगा, वन के। तो ये वाला वन है, इस वन की जगह मैं क्या लगा देता हूँ, एक्स की पावर ज़ीरो। अब इसके अंदर शर्त ये होती है कि इसकी जो पावर है ना, इसकी जो डिग्री है पॉलिनोमियल की, ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। नीचे वाली की पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, वन। ऊपर वाली की डिग्री क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किसकी निस्बत, नीचे वाले की निस्बत। नोमिनेटर की जो पाव है ना, वो डिनोमिनेटर की निस्बत क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब इधर भी ऐसी है, यहाँ पर देखिए इसकी पावर क्या है, वन, और नीचे क्या है, फोर। तो नोमिनेटर की पावर क्या है, वन, और डिनोमिनेटर की पावर क्या है, फोर। इसकी डिग्री क्या है, फोर, तो ये इससे क्या है, लेस है। और इधर हम चलते हैं तो 3/5, इसकी पावर क्या है, थ्री, और नीचे वाली की पावर क्या है, फाइव। इसकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो थ्री है, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, वो फाइव है। तो ये कम होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर फ्रिक्शन के अंदर ये बात थी, और इम्प्रॉपर के अंदर क्या बात होती है, इम्प्रॉपर के अंदर बात ये होती है कि इसकी जो पावर है ना, या तो वो बराबर होनी चाहिए, जैसे इसकी पावर भी वन है, इसकी पावर भी वन है, या बराबर हो, जैसे इसकी पावर भी फोर है, नीचे वाले की पावर भी फोर है, तो ये बराबर होनी चाहिए। या फिर ऊपर वाली नोमिनेटर की पावर क्या हो, ज़्यादा हो। इम्प्रॉपर के लिए क्या शर्त होती है कि उसकी पावर क्या हो, ज़्यादा हो, और नीचे क्या हो, कम हो। जैसे ऊपर पॉलिनोमियल कितनी है, इसकी पावर डिग्री कितनी है, टू, नीचे कितनी है, वन। तो इसकी पावर क्या हो, कम हो, ऊपर वाले की पावर क्या हो, ज़्यादा हो। अब हम इसकी डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो उन्होंने हमसे क्या कहा था कि what is a rational friction P of x over Q of x is called a proper rational friction if, अब यहाँ से definition start होती है, the degree of the polynomial P of x in the numerator is less than the degree of the polynomial Q of x in the denominator। ये देखो ना, उन्होंने कहा है कि लेस होनी चाहिए नोमिनेटर की पावर किसकी निस्बत, डिनोमिनेटर की निस्बत। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था एग्जाम्पल के अंदर, इसकी पावर ज़ीरो है, नीचे क्या है, वन। ऊपर कम में, नीचे क्या है, ज़्यादा। ऊपर कम, नीचे ज़्यादा। ऊपर कम, नीचे ज़्यादा। और इम्प्रॉपर फ्रिक्शन के अंदर क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या है, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इन द नंबर इन द नोमिनेटर इज इक्वल टू, इक्वल, या तो वो क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है, या क्या हो सकती है, ग्रेटर हो सकती है देन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर। तो ये दोनों के अंदर फर्क था, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था कि इसकी पावर भी वन है, इसकी पावर भी वन है। या तो वो क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है, या फिर वो क्या हो सकती है, ग्रेटर हो सकती है। एक्स की पावर टू ओवर एक्स की पावर वन। ऊपर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, टू, नीचे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, वन। इधर क्या है, फोर, इधर क्या है, फोर। या इक्वल हो सकती है, या क्या हो सकती है, ऊपर वाले की ज़्यादा, नीचे वाले की कम। अच्छा जी, आगे आगे है हमारी डिफाइंड आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या हो जाती है, एन आइडेंटिटी इज एन equation which is satisfied by all the values of the variable involved। यानी कि मिसाल के तौर पर पहले आप एग्जांपल को देखें, उन्होंने कहा कि 2 इंटू एक्स प्लस वन तो इक्वल किसके, 2x प्लस टू। अगर हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इस साइड के जो वेरिएबल्स हैं वो दूसरी साइड के क्या हो जाएंगे, एक ही जैसे हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है, ये यूँ लिख लो, ये यूँ लिख लो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये इसका आइडेंटिटी और ये इसकी आइडेंटिटी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ 2x स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर ओवर x इज इक्वल टू 2x आर द आइडेंटिटी। अब ये देखें, आप बेशक इसे यूँ लिख लें या फिर इस तरह की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो ये भी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइडेंटिटी हैं। क्यों, कि अगर हम इस x को इसकी एक x से काट दें तो यहाँ पर एक बच जाएगा, ठीक है, एक x बच जाएगा ना। तो एक, तो ये भी 2x बन जाएगा, ये भी 2x बन जाएगा। तो आर द आइडेंटिटी एज दीज इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड बाय ऑल द वैल्यूज ऑफ
एक्स के लिहाज से ये तमाम वैल्यूज़ क्या होती हैं, एक दूसरे के सेटिस्फाई करती हैं। इसे कहते हैं डिफाइंड आइडेंटिटी। ये फोर डेफिनेशंस हैं जो आपके पेपर के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। ये बच्चों आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। अब मैं आपको इसके मतलब इस पूरे यूनिट के अंदर जो फार्मूलाज यूज़ होंगे मैं आपको उसके मतलब लिखने लगा। पहला जो है केस है, जो केसेस हमने इन एक्सरसाइज में यूज़ होना है वो है केस 1। केस 1 हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास हो x ओवर, ऊपर जो मर्जी हो, x ओवर x प्लस 1 और x माइनस 2 में ले लेता हूँ इज इक्वल टू, ये बेसिक फार्मूला है। इसके अंदर क्या था कि डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो क्या हो, लीनियर फॉर्म के अंदर हमारे पास फैक्टर्स हो, जैसे x प्लस 1 है और x माइनस 2 है। तो इसको हमने क्या करना होता है, सिंपल हमने लिखना होता है a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2। और दूसरी, ये था हमारा केस 1, और के ये यूज़ होगा 4.1 एक्सरसाइज के अंदर। हमारे पास केस 2 क्या है, केस टू है हमारे पास x ओवर x प्लस 1 और x माइनस 2 की पावर 2 कर लेता हूँ। तो ये बराबर होता है हमारा a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2 की पावर 1 प्लस c ओवर x माइनस 2 की पावर 2। अब इसके अंदर क्या होता है कि ऊपर वाले और इसमें क्या फ़र्क है, केस 1 के अंदर इसकी पावर नहीं थी, वो अंदर से भी लीनियर था और बाहर से क्या था, उसकी पावर नहीं थी बाहर। अब इसके अंदर क्या है कि वो अंदर से तो लीनियर ही है, लेकिन उसके ऊपर क्या लग गया, स्केयर लग गया। ये स्केयर जो है हमेशा इसकी क्या बना देता है, सीरीज बना देता है। अगर यहाँ पर पावर इसकी 1 है, अगर 2 है तो 1 2 रखेंगे, अगर 3 हो तो 1 2 3 रख देंगे, और अगर 4 हो तो इसकी पावर 1 2 3 और 4 रख देंगे। इसी तरह ऊपर से कांस्टेंट भी बढ़ाते जाएंगे। x ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2 की पावर 1 c ओवर x माइनस 2 की पावर 2। ये जो है, यानी कि जितनी भी उसकी पावर होगी उतनी हमने कांस्टेंट ऊपर लिखते जाना है, बढ़ाते जाना है, और नीचे इसकी सीरीज बनाते जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर 3 लिखा हो, अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस 3 के लिए हमें क्या करना है कि प्लस d ओवर एक और इजाफा करेंगे, x माइनस 2 की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी तरह केस 4 है हमारे पास। केस थर्ड के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर x ओवर x प्लस 1 और x माइनस 2 की पावर में लगा देता हूँ, x प्लस 1 x माइनस 2, इधर मैं अंदर स्क्वायर लगा देता हूँ, x ओवर x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। अब इस केस के अंदर क्या होता है, अगर अंदर स्क्वायर आ जाए, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए या प्योर क्वाड्रेटिक बन जाए, ये इस वक्त या प्योर क्वाड्रेटिक आ जाए या क्वाड्रेटिक आ जाए, तो आपने क्या करना होता है कि सिंपल को तो आपने वैसे लिखना होता है ना, सिंपल a ओवर x प्लस 1 प्लस, लेकिन जो अंदर स्क्वायर लगा हुआ है ना, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक है, तो हमने इसके ऊपर कांस्टेंट की तादाद भी बढ़ा देते हैं, बी एक्स प्लस सी, ये उसका पैटर्न है लिखने का, ए बी एक्स प्लस सी। ठीक है, सिंपल को आपने ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ना अंदर, तो हमने उसके ऊपर क्या कर देने होते हैं, कांस्टेंट बढ़ा देने होते हैं, बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास केस 2 था। केस 3 और केस 4 ये यूज़ होगा 4.2 के अंदर, और ये यूज़ होगी 4.3 के अंदर। और इसी तरह हमारे पास केस 4 पर हम आ जाते हैं। तो x ओवर
एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर माइनस 2 की पावर 2 लगा देता हूँ। अब ये जो केस है ना, केस 4, ये मिलकर बनता है केस सेकंड और केस थर्ड के साथ। केस सेकंड में क्या था कि इसकी सीरीज बनाती है जो भी इसकी बाहर पार लगी हो, और केस 2 जो है अंदर स्केयर लगा हो यानी कि क्वाड्रेटिक बना हो, तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर कांस्टेंटों की तादाद बढ़ा देनी होती है। अब ये दोनों केसेस जो हैं मिलकर हमारा केस 4 बनाती हैं। तो इसके अंदर देखो, जब जो हमारे पास सिंपल है उसको हमने सिंपल ही लिखना होता है, ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस, अब ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है कि बी एक्स प्लस सी, उसके ये पैटर्न होता है लिखने का, बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1। इसकी सीरीज बनानी है, जितनी पावर होगी उतनी हमने सीरीज बनानी होती है। प्लस अब 1 क्योंकि 2 है 1 टाइम फिर लिखा जाएगा इसे, बी आगे सी है, उसके बाद कांस्टेंट हमारा बनेगा डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 3 लगा हो तो हम फिर यहाँ आगे क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस जी, एफ एक्स प्लस जी, लेकिन वो कभी इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता, बस यहीं तक ही होता है। तो ये थे बच्चे हमारे फार्मूलाज जो हमारी अलग अलग एक्सरसाइजेस पर इस्तेमाल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिखाए जाएंगे।